गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास के फर्स्ट पार्ट का रिवीजन हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आज हम करेंगे और ये है हमारी इंडियन पॉलिटी की फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे और हम कर रहे हैं एसएससी नायक फाउंडेशन बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर मैसेज करें तो वहां से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संविधान की नींव का पत्थर किस एक्ट को कहा जाता है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट 1600 का राजलेख का मतलब क्या होता है? राजा के द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो जिस लेख में लिख कर दी गई थी उसको कहते हैं राजलेख है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था स्टीफन थॉमस, जो 1579 में भारत आया था। और भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज था 1583 में रॉल फिंच। और ये दोनों ही अकबर के समय आए थे और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। और अकबर का शासनकाल मुगल इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल बिंबिसार का माना जाता है, जो 52 वर्षों तक शासन इसने किया था। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 31 दिसंबर 1600 को और इसकी स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार या मोनोपोली प्रदान की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में निवेशक ही निवेशक थे और इसमें निवेशकों की संख्या कितनी थी? 217 थी। और ये शेयर होल्डर्स थे। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? जो भी खर्च होगा वे आपस में 217 व्यक्ति बांट लेंगे और जो भी इनको लाभ प्राप्त होगा उसमें एक हिस्सा रानी का और बाकी 217 हिस्सों में इसको बांटकर आपस में बांट लेंगे। तो ये थे शेयर होल्डर्स और निवेशक की संख्या थी 217। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। केवल दो ही रह गए, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। और 1858 के अधिनियम में EIC के रूल का कम्प्लीटली एंड कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली कंप्लीट रूप से समाप्त कब की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। और इसी समय भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। और इसने ही 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1833 में। और इससे पहले जब 1600 में इसकी स्थापना की गई तब इसका नाम क्या था? तो 1600 में इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू इन ईस्ट इंडीज। तो इस समय इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू इन ईस्ट इंडीज। और इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। और मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स का पहला अध्यक्ष मेयर को बनाया गया था। और इसकी शक्तियाँ 1858 अधिनियम से समाप्त हो गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शक्तियों को 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था और 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोबारा से की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की दोबारा से स्थापना 2003 में की गई और ये चाय और कॉफ़ी का व्यापार करती है। लेकिन 2005 में एक भारतीय है संजीव मेहता के द्वारा ही इसको खरीद लिया गया है। अब ये एक भारतीय व्यक्ति की कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? तो भारत में मुगलों का शासनकाल था और मुगलों में भी अकबर का था 1556 से 1605। और अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और हेमू हेमचंद्र के नाम से जाना जाता था, जो रेवाड़ी का शासक था।
और इसमें अकबर का संरक्षक था बैरम खान। तो बैरम खान और हेमू के बीच युद्ध हुआ और बैरम खान इसमें जीत गए, यानी कि अकबर जीत गया और उसके बाद अकबर शासक बना। तो इस प्रकार अकबर शासक बना था और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। स्थापना के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा क्या था? जब कंपनी की स्थापना की गई या जब ये भारत में आई तब उसका नारा क्या था? भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, यानी कि हमको भूमि नहीं बस बिजनेस करना है, व्यापार करना है। और डचों का अधिकार कहाँ पर था? जब अंग्रेज पहली बार व्यापार करने के लिए आ रहे थे ईस्ट इंडीज़, और ईस्ट इंडीज़ किसको कहते थे? मलुक्कू द्वीप जो इंडोनेशिया के पास है, इसको कहा जाता था ईस्ट इंडीज़। और यहाँ पर डचों का अधिकार था। अगर डचों के अधिकार को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने खूब प्रयास किए, लेकिन अंग्रेज़ों की वहाँ पर नहीं चली। तो अंग्रेज मुलुक द्वीप से इंडिया की तरफ रुख कर गए, तो इंडिया की तरफ आ गए। और मुलुक्कू द्वीप मसालों के लिए काफ़ी फेमस था और मसालों की ही खोज में वे भारत की तरफ आए। और मसालों में भी कौन सा मसाला? काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर इंग्लिश में कहते हैं और इसे ही ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड ब्लैक पेपर को कहा जाता है और काली मिर्च और मसालों के लिए काफ़ी फेमस था मुलुक्कू द्वीप, जहाँ पर अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन यहाँ पर डचों का अधिकार था और डचों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों को अपना अधिकार स्थापित करने नहीं दिया, तो अंग्रेज भारत की तरफ आ गए। डच किनको कहा जाता है? डच कहा जाता है हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको कहा जाता है। रानी एलिजाबेथ की डेथ कब हुई थी? तो 1600 में तो इसने अपना चार्टर दिया था 15 साल के लिए, लेकिन 1603 में ही इसकी मृत्यु हो गई और जेम्स 6 नए राजा वहाँ पर बन गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य थे और इन सभी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जाना जाता था। जेम्स 6 ने अकबर के नाम पर एक प्रार्थना पत्र भी लिखा था ताकि जो अंग्रेज आए हैं 217 निवेशकों की कंपनी वहाँ पर व्यापार कर सके। और जेम्स 6 जानता था कि वहाँ की फ़ारसी भाषा है, जो मुगल दरबार की भाषा थी वो फ़ारसी थी, और कैप्टन हॉकिंस को फ़ारसी सिखाकर ही वहाँ पर भेजा गया था। कैप्टन हॉकिंस भारत में 1608 में पहुँचा हेक्टर जहाज़ से और ये सूरत आया। सूरत आने के बाद 1609 में आगरा पहुँचा और आगरा में जो शासक था जहांगीर से मिला। और ये आया था अकबर के लिए। अकबर की उस समय डेथ हो चुकी थी 1605 में और ये मिला जहांगीर से और जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष रहा, लेकिन जहांगीर ने कोई भी परमिशन नहीं दी। और 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर यहाँ पर भेजा गया और 1612 में सवाली वॉर हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और अंग्रेज़ों का नेतृत्व मिडल्टन के द्वारा किया गया था। तो सवाली का युद्ध हुआ था 1612 में और पुर्तगालियों को हरा दिया था मिडल्टन के द्वारा। और 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को भेजा गया था। थॉमस रो को जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, तो परमिशन लेने में सफल कौन हो गया था? थॉमस रो। लेकिन जहांगीर के दरबार में पहली बार गया कौन था? तो ये गया था कैप्टन हॉकिंस गया था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और परमिशन किसको मिली? थॉमस रो को मिली। और इन्होंने ही आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी को स्थापित किया था। और टेक्सटाइल धागे या वस्त्र उस समय वर्ल्ड का 25% उत्पादन करता था बंगाल प्रदेश, और बंगाल प्रदेश की भूमि अधिक उपजाऊ थी। और बंगाल में कौन कौन शामिल था? वर्तमान का बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ये सारा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। और बंगाल विश्व का उस समय 25% उत्पादन, जो टेक्सटाइल का उत्पादन करता था, 25% करता था। पश्चिम बंगाल के शासक का नाम था शाइस्ता खान और शाइस्ता खान अंग्रेज औरंगजेब का मामा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए बंगाल में गई तो बंगाल के शासक शाइस्ता खान 2% टैक्स व्यापार करने पर लेता था, लेकिन शाइस्ता खान ने इसको 3.5% कर दिया था।
और जोसिया चाइल्ड एक अंग्रेज था जो एरोगेंट टाइप का था, काफ़ी घमंडी था और अंग्रेज ने इससे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर दी। तो शाइस्ता खान ने इस अपने दरबार में इस अंग्रेज को का सिर झुकवा दिया था। तो ऐसा भी कहा गया जाता है। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक टैक्स दे देकर ही व्यापार करती थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया और उनकी इतनी वैल्यू नहीं रही। और ईआईसी 1717 में फ्रुक्सियर ईआईसी के लिए फ्रुक्सियर ने 1717 में दस्तक जारी किया था। दस्तक का मतलब होता है कर मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार करने का आदेश दिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और फ्रुक्सियर का कार्यकाल था शासनकाल था 1713 से 1719 तक। ये है फ्रुक्सियर का शासनकाल। और फ्रुक्सियर से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल आया था और शिष्टमंडल का अध्यक्ष था जॉन सेरेमन। और इसके साथ ही डॉक्टर हैमिल्टन भी आया था। और डॉक्टर हैमिल्टन ने जो फ्रुक्सियर था, फ्रुक्सियर की फुंसी को ठीक कर दिया था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहता था। और ठीक करने के बाद वो काफ़ी खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने डॉक्टर को 5000 रुपये नकद इनाम दिए और दस्तक भी खुश होकर ही जारी किया था। अकबर के समय मुगल शासनकाल में सूबों की संख्या थी 15 और मुगलों का राजस्व यहाँ पर घटने लगा था। पहले तो पूरे सूबों से राजस्व आता था, लेकिन जब मुगलों का पतन शुरू हुआ तो वहाँ से जो सूबे थे वहाँ से मुगलों का राजस्व घटने लगा था। अब केवल बंगाल ही ऐसा राज्य था जहाँ से टैक्स आता था और टैक्स देने वाला था अलीवर्दी खान, जो 1756 में इसकी डेथ हो गई थी। और इसकी डेथ के बाद शासक बना था सिराजुद्दौला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी नफरत करता था। और सिराजुद्दौला ने ही 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजिडी की थी। ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या थी? 20 जून 1756 को 146 जो अंग्रेज व्यक्ति थे उनको एक कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सुबह जब कोठरी खोली तो वहाँ पर 123 मर चुके थे और 23 ही जिंदा थे और इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 23 जून 1757 को इसी दिन का अंग्रेज बदला लेना चाहते थे और 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र और मीर जाफ़र को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने मीर जाफ़र को खरीद लिया था। और जब प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757 को, तो इस प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने सेना को लड़ने के लिए आदेश ही नहीं दिया और क्लाइव के पक्ष में वो इशारे करता रहा। तो क्लाइव इसमें जीत गया और जो सिराजुद्दौला था इसमें हार गया था। और इसी युद्ध से, प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद से मानी जाती है। फिर हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल का शासक था मीर कासिम, अवध का था सिराजुद्दौला और मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और इसमें हेक्टर मुनरो जीत गए, यानी कि अंग्रेज इसमें जीत गए और तीनों जो संयुक्त सेना थी इसको हरा दिया। और हारने के बाद इनको हरा दिया और जब अंग्रेज जीत गए तो अंग्रेजों ने इन हारे हुए शासकों के साथ 1765 में दो संधियां की, एक की 12 अगस्त 1765 को और एक की 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। दस्तक क्या होता था? कर मुक्त व्यापार था। लेकिन दीवानी का मतलब होता है कर लेने का अधिकार, जो टैक्स लेने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया को डायरेक्ट ही मिल गया। दीवानी होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया है। बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया गया था क्लाइव के द्वारा ही
और बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? ड्यूअल सिस्टम, यानी कि जो राज्य के कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, राजस्व संबंधी कार्य और जो न्याय और लोक प्रशासन या सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य में क्या होता है? न्याय, लोक शिकायत जो नवाब के पास रखे गए, इनको कहा गया निजामत के कार्य है। और जो राजस्व संग्रह के कार्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखे गए, यानी कि जहाँ से इनकम होगी वो अंग्रेजों के पास रह गया और जहाँ से इनकम लगती है वो नवाब के पास इन्होंने छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं क्लाइव का ड्यूअल सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली। 1765 में जो संधि हुई थी उसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। फिर आया एक चार्टर जो है 1726 का चार्टर एक्ट, जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून ही ये बना सकता था। तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? तो ये दी गई थी 1726 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग को विनियामक अधिनियम भी कहते हैं। विनियामक मतलब कंट्रोल करने वाला अधिनियम, और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे नॉर्थ, और इसे ही नॉर्थ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्थ की गुप्त समिति, नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी जिसका गठन किया था 1772 में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रख रही थी और निगरानी रखे हुए थी। और निगरानी में सामने आया कि वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अधिकारी हैं, जो गवर्नर जनरल हैं वहाँ के, वो काफ़ी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त समिति जो बनाई गई थी 1772 में, इसकी सिफारिश पर लाया गया था। और इसमें क्या क्या कहा गया? इसका उद्देश्य था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना। और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बना था वारेन हेस्टिंग्स। और मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और यहाँ पर केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म यहीं पर हुआ, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको उच्च बना दिया गया और इसके नीचे ही आ गए मद्रास और बम्बई का, यानी कि शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया। और केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। फिर गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय जो परिषद थी उनमें डिसीजन होता था जो बहुमत से होता था। बहुमत जो इसमें 4 हैं, और 4 का बहुमत कितना होता है? 3, यानी कि 2-2 से तो बराबर हो जाएगा और 3 ही बहुमत होगा। जिस भी फैसले पर 3 व्यक्ति राजी हो जाएंगे वो ही पास माना जाएगा। और जो गवर्नर जनरल था उसको वोट का अधिकार नहीं था, बल्कि उसको निर्णायक मत या वीटो का अधिकार दिया गया। यदि किसी मामले में 4 सदस्यों की बैठक में 2-2 से फैसला हो जाए तो जिस भी पक्ष में गवर्नर जनरल वोट डालेगा वो ही पक्ष उस पक्ष का ही कानून मान्य होगा। तो गवर्नर जनरल के मत को निर्णायक मत दिया गया, और इसी से कार्यपालिका के उदय की नींव मानी जाती है। तो कार्यपालिका के उदय की नींव हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट बनाया गया था, और ये भारत का पहला हाई कोर्ट था। लेकिन इससे पहले 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 में है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है, और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है ये 215 में है, और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है यह है 129 में। और जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया था यह भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा भी इस एक्ट में कहा गया था। और फैसले न मानने पर दंड का प्रावधान किया जाएगा, और फैसलों को सुरक्षित या नज़ीर एज आ एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। नज़ीर का मतलब क्या होता है? एज आ एविडेंस, साक्ष्य के रूप में भी जो इसके फैसले हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, और यही होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय।
और इस कोलकाता हाई कोर्ट से ही, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट से ही न्यायपालिका का उदय माना जाता है। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और केंद्रीकृत प्रणाली, इन सभी का उदय कहाँ से माना जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये थे चैम्बर्स, लीमिएस्टर और हाइड। तो चैम्बर्स, लीमिएस्टर और हाइड 3 अन्य थे, और एक अध्यक्ष थे जो मुख्य न्यायाधीश, वे थे एलिजा इम्पे। और कंपनी पर नियंत्रण किया गया था। और जो 24 डायरेक्टर थे, पहले इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, ये और अब इनका कार्यकाल कर दिया गया 4 वर्ष। तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल हो गया 4 वर्ष, लेकिन हर वर्ष 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, ऐसा प्रावधान इस एक्ट में किया गया। और जो 24 डायरेक्टर थे, अगर इसमें वोटिंग हो किसी मामले पर या किसी कानून पर वोटिंग हो, तो उसके वोट करने के लिए 1000 पाउंड का शेयर वाला ही इसमें वोट कर पाएगा। पहले ये जो कीमत होती थी वो 500 पाउंड होती थी, पहले 500 पाउंड शेयर वाला ही वोट कर पाता था, लेकिन अब लिमिट बढ़ा दी और 1000 पाउंड शेयर वाला ही वोट कर पाएगा, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। और कर्मचारी बिना लाइसेंस के न तो निजी व्यापार कर सकेंगे, न ही रिश्वत ले सकेंगे, और न ही उपहार, उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, ना तो गिफ्ट ले सकेंगे, ना ब्राइब रिश्वत ले सकेंगे, और ना ही निजी व्यापार पर्सनल बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा भी इसी अधिनियम में कहा गया। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के कार्यकालों को सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी क्या थी? तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण कमी थी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो बम्बई, मद्रास उसके अधीन होंगे, यानी कि वो पावरफुल हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई, अगर कोई विधि का पालन ना करे तो उसको पनिशमेंट दो। लेकिन कभी कभी दोनों में आपसी टकराव हो जाता था, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए और इसकी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहली बार यहीं से ही कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पहली बार अलग कहाँ पर किया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया। और वर्तमान समय में जो संविधान में किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 50। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? 50 100 का आधा होता है 50। अगर कोई 2 भाई हैं, अगर उनमें कोई संपत्ति का विभाजन किया जाए तो 100 का आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि अनुच्छेद 50 में शक्तियों का विभाजन या कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, जितने भी आज हमने क्वेश्चन जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं क्वेश्चन से पहले एक बार जो हमने आज पढ़ा है, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। तो यहाँ से हुई थी हमारी क्लास की शुरुआत। तो चार्टर एक्ट 1600 के तहत, 1600 के राजलेख के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और 15 वर्ष तक व्यापार करने की मोनोपोली इसको दी थी। और इसमें 217 शेयर होल्डर्स थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले नाम होता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़, और इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता था, जिसका पहला अध्यक्ष मेयर होता था। और इसकी शक्तियों को 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको कम्प्लीटली 1874 में बंद कर दिया गया था। और इसकी दोबारा से शुरुआत 2003 में हुई और 2005 में संजीव मेहता ने इसको खरीद लिया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें भारत का शासक था मुगल बादशाह अकबर। और अंग्रेज पहली बार व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे मलुक्कू द्वीप इंडोनेशिया के पास, लेकिन वहाँ पर डचों का अधिकार था, इसलिए ये इंडिया की ओर रुख कर गए। और रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी 1603 में। फिर आया कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस
जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी। और फिर आया दूसरा अंग्रेज थॉमस रो को अनुमति मिल गई थी और उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय 25% उत्पादन करता था और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई गई थी। 1707 तक अंग्रेज ऐसे ही व्यापार करते रहे और 1707 के बाद फ्रुक्सियर यहाँ का शासक बना और फ्रुक्सियर ने अंग्रेजों को दस्तक जारी किया। दस्तक का मतलब क्या होता है? कर मुक्त व्यापार। कर मुक्त व्यापार करने की मंजूरी यहाँ पर दे दी और फिर मुगलों का राजस्व यहाँ से घटने लग गया और बंगाल में भी सिराजुद्दौला नया शासक बन गया और सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई और प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। फिर हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत की जो संपूर्ण शक्तिशाली शासक थे उनको ही हरा दिया। तो भारत में अंग्रेज़ों का वास्तविक आगमन यहीं से होता है। और हार के बाद, बक्सर के युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जिसके द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें गुप्त समिति ने पता लगाया कि जो भारत में अंग्रेज अधिकारी हैं वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया, जिसमें ही केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म यहीं से माना जाता है। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन यहाँ पर किया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का बारे में बताया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर करने के लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे चार्टर प्राप्त किया था? तो एलिजाबेथ फर्स्ट, जो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उससे ही चार्टर प्राप्त किया था। जो हमने ये रिवीजन किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये बता देना, नहीं तो हम सीधे कल से क्वेश्चन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? 1599 में एक व्यापारियों के समूह के द्वारा द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स नाम से किया गया था। सन 1600 में एलिजाबेथ ने कितने वर्ष के लिए चार्टर दिया था? 15 वर्ष के लिए। और 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय यहीं पर किया गया था, लेकिन खोला गया था कब? 1612 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 में, चाय और चीन को छोड़कर। और कम्प्लीटली कब समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पहला अधिनियम कब लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। और ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया का शासन कब समाप्त हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो 1858 के अधिनियम के तहत हो गया और इसके बाद क्राउन का शासन भारत में लागू हो गया, जो 1858 से 1947 तक रहा। कल को हम पढ़ेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट और इससे आगे वाले एक्ट को। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर हमने बता दिया था शुरू में ही, तो उस पर मैसेज करके इस क्लास की PDF को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।